जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों जनवरी मंथ का साइंस एंड टेक। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड मैनी सेक्शंस ऑफ जनवरी मंथ टिल नाउ। अब हम शुरू करेंगे हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्शन ऑफ जनवरी मंथ। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहली न्यूज़ जो हम जनवरी के महीने की पढ़ने वाले हैं, ये न्यूज़ रहेगी चाइना की बच्चों। चाइना ने पूरे विश्व की सबसे फास्ट ट्रेन का प्रोटोटाइप रिलीज़ कर दिया है। ओके, उस ट्रेन का नाम रखा है CR450, है ना, CR450। अब यहाँ पे 450 रखने का रीज़न ये है कि ये जो ट्रेन है इसकी हाईएस्ट स्पीड जो अचीव होती है व्हेन ट्रैवलिंग वो है 450 किलोमीटर पर आवर। 450 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ये ट्रेन चाइना की और विश्व की सबसे हाईएस्ट स्पीड ट्रेन है। ठीक है, तो चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप जिसका नाम है CR450, क्योंकि इसकी स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर अचीव हो जाती है। चलिए लिख लीजिए बच्चों। लिख लीजिए और लिख लेंगे तो डन बता देना, है ना। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों जो CR450 है वो एक एडवांस्ड वर्जन है पुराने ट्रेन के प्रोटोटाइप का। तो CR450 के पहले चाइना एक और ट्रेन का प्रोटोटाइप लाया था, उसका नाम था CR400 फुक्सिंग मॉडल। ठीक है, तो CR400 फुक्सिंग मॉडल इसका पुराना वर्जन था और इसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं थी, इसकी स्पीड थी 350 रुपये, मैंने बोल दिया 350 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं थी, तो कंफ्यूज मत होइएगा 400 देख के। यहाँ पे CR400 का स्पीड था 350 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये जो है अपना प्रीवियस मॉडल उसने सरपास किया है, प्रीवियस मॉडल को अपडेट और अपग्रेड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ भी लिख लीजिए। लिख लीजिए जल्दी से। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि चाइना का जो रेल नेटवर्क है बच्चों वो लगभग 47,000 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है, काफ़ी लंबा रेल नेटवर्क है ना। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ भी ध्यान रखेंगे दैट चाइनीज़ रेल नेटवर्क इज़ क्वाइट लेंथन्ड। चलिए, लिख लिया। जनवरी की न्यूज़ इज़ द सेम ओनली, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जनवरी वाला हम ऐसे रिवीजन तौर पर भी कर रहे हैं। ठीक है, फरवरी से जो है हमारी न्यूज़ शुरू होंगी जस्ट आफ्टर जनवरी मंथ। ओके, लिख लिया। चलो आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पर। चाइना अनवील्स न्यू एम्फीबियस असॉल्ट शिप, है ना। अब यहाँ पे चाइना जो है हमारा पोटेंशियल खतरा है बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना की नेवी में या आर्मी में या एयरफोर्स में कुछ नई चीज़ अगर आ रही है तो हमें पता होना चाहिए। तो चाइना ने एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप लॉन्च करी है, उसका नाम है सिचुआन। ठीक है, चाइना ने अपनी एम्फीबियस असॉल्ट शिप लॉन्च करी है, उसका नाम है सिचुआन। चलिए लिख लीजिए असॉल्ट शिप एम्फीबियस। तो एम्फीबियस शब्द का ऐसे मतलब देखने चाहेंगे तो मतलब है कि जो ज़मीन पर भी रह ले पानी पर भी रह ले, पर जहाज़ तो ज़मीन पर होता नहीं है। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के कारण उसको एम्फीबियस बोला गया है। तो यहाँ पे एम्फीबियस असॉल्ट शिप चाइना की बहुत एडवांस्ड है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा अच्छे टेक्नोलॉजिकल फीचर्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा इसमें वेपनरीज इक्विप्ड हैं ऑलरेडी, और ये इसका नाम इम्पॉर्टेंट है सिचुआन। अभी इसके फीचर्स हम और आगे देखेंगे, इसका टाइप देखेंगे, क्या क्या करवाता है इसमें एक्स्ट्रा फीचर, है ना। तो आई होप इसमें आपने लिख लिया होगा। इसके फीचर्स देखो बच्चों, इसके फीचर्स यानी कि स्पेसिफिकेशंस, ये 076 टाइप का पहला शिप है ना। अब जैसे हम अलग अलग क्लासेस होती है ना इंडिया में, कलवरी क्लास हो गई है ना, और हमारा सूरत क्लास, कोलकाता क्लास, ऐसी अलग अलग क्लासेस होती हैं, उसी प्रकार से टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो 076 टाइप की ये चाइना की पहली असॉल्ट शिप है। इसी प्रकार की वो और असॉल्ट शिप्स लाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ अगर इसकी और बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी रखता है, 40,000 टन, ठीक है। वन मोर फीचर, ये अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट की मदद से, ये एक फीचर होता है जिसकी मदद से डेक से ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकते हैं, है ना, शिप के डेक से ही। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, ये सब मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। और हाँ, ये चाइना की सबसे बड़ी एम्फीबियस असॉल्ट शिप है आज तक की, ठीक है बच्चों। चलिए, अंडरलाइन कर लिया है मैंने बच्चों, आप लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस डैश करके, फर्स्ट शिप 076 टाइप, फिर चाइनाज लार्जेस्ट एम्फीबियस असॉल्ट शिप, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट दैट अलाउज फाइटर जेट्स टू लॉन्च डायरेक्टली फ्रॉम इट्स डेक। इतना आपको लिखना है। हिंदी वाले बच्चे, विशिष्टताएं, सिचुआन 076 प्रकार का पहला जहाज, चीन का अब तक का सबसे बड़ा उभयचर हमलावर जहाज, और विस्थापन 40,000 टन, फिर चुंबकीय कैटापुल्ट से सुसज्जित, है ना। तो ये हिंदी वाले हिंदी का लिखेंगे बच्चे, इंग्लिश वाले हमारे इंग्लिश का लिखेंगे। चलिए, अब एम्फीबियस शिप का मैं अच्छे से मतलब थोड़ा डेप्थ में समझा देती हूँ उसके फीचर के साथ। तो एम्फीबियस का यू शब्द का मतलब तो समझ में आ गया कि ज़मीन और पानी दोनों में। अब जहाज़ ज़मीन पर तो नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ पे भी ज़मीन का कुछ इस्तेमाल है। एम्फीबियस शिप का मेन काम होता है सारे लॉजिस्टिक जो कि समुद्र से होते हैं उनको ज़मीन तक पहुँचाना, ज़मीन वाले लॉजिस्टिक्स को समुद्र तक पहुँचाना, ये एक मेन काम होता है लॉजिस्टिक्स का समुद्र और ज़मीन के बीच में, ठीक है बच्चों। ये 40,000 टन जो है यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट है कि ये इतनी ज़्यादा बड़ी है। डिस्प्लेसमेंट से पता पड़ता है शिप की साइज़ कि कितनी ज़्यादा बड़ी है, कि इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रही है, ठीक है। चलिए, और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। सीडीएस का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं पर्सनली एडवाइस करूँगी कि हिंदी पर ज़्यादा रिलाय मत करो बच्चों, क्योंकि अगर आपने हिंदी मीडियम से हिंदी के बेसिस पर सीडीएस निकाल भी ली तो एसएसबी में आपको कंपलसरी इंग्लिश बोलना है। एसएसबी में हिंदी का ऑप्शन ही नहीं है। आपके रिटन टेस्ट, आपका मैथ्स वाला ओआईआर टेस्ट, आपका ग्रुप डिस्कशन, आपका इंटरव्यू, आपका ग्रुप टास्क, ग्राउंड टास्क जो होगा, सब कुछ इंग्लिश में होगा बेटा। हिंदी का फैसिलिटी एसएसबी में अवेलेबल नहीं है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ते पढ़ते इंग्लिश पे कमांड अपना ला सकते हैं, वरना आप रिटन निकालोगे उसके बाद आप इंग्लिश पे कमांड नहीं ला पाओगे, एसएसबी अच्छा नहीं हो पाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इतनी मेहनत का, है ना। चलिए आगे चलिए। अब यहाँ पे चाइना के बारे में है, बेसिक चीज़ें, इसे लिखना नहीं है, बस समझ लीजिए, याद होगा वैसे तो बहुत सारे बच्चों को। चाइना के प्रेसिडेंट का नाम है जी जिनपिंग, चाइना की जो कैपिटल है दैट इज़ बीजिंग, और चाइना की जो करेंसी है वो युआन रेनमिनबी, चाइनीज़ युआन रेनमिनबी, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूज़,
आईआईटी बॉम्बे ने मिट्टी में विषाक्त प्रदूषकों को अवशोषित करने और लाभकारी पोषक तत्व उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया विकसित किए। अब बच्चों ये क्या है और इसमें से कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम न्यूज़ समझते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया रिसर्च करके, आर्टिफिशियली बन जाते हैं, है ना, बस उनको वैसा वैसा आपको अलग अलग उनके फीचर्स देना पड़ते हैं, जिसमें वो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है जिसमें वो उत्पन्न हो जाए। मॉइस्चर हो गया, उतना ह्यूमिडिटी, उतना टेम्परेचर, उतना अलग अलग, है ना। तो यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे ने एक ऐसा बैक्टीरिया ढूंढ के निकाला जो कि सॉइल में से जितने भी टॉक्सिक केमिकल हैं, जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, उसे इंटेक करता है। तो बैक्टीरिया अगर टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स केमिकल को इंटेक करेगा तो प्रोसेस भी करेगा, और उसके बाद वो जो सॉइल को प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। फिर वो मतलब सॉइल से हार्मफुल टॉक्सिक और केमिकल्स और ये सब खा लेगा और उसके बाद सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया है ना। और हमें तो पता ही है कि बैक्टीरिया कितना रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा रिसर्च डेवलपमेंट का काम है जो आईआईटी के द्वारा हुआ। कौन सा? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, एग्जाम में कैसा सवाल आएगा अब इस पे? सीधा सवाल आएगा कि हाल ही में किस आईआईटी ने ऐसा बैक्टीरिया खोजा है, बनाया है, जो कि सॉइल से टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, बस आईआईटी का नाम पूछेंगे तो वो हमारा आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो दे हैव डेवलप्ड, मतलब खोजा, बेसिकली बैक्टीरिया खोजा है और उसके बाद उसको और टेस्टिंग करी है, उसके और डेवलपमेंटल चीज़ें देखी हैं। तो ऐसा आपने अर्थवॉर्म भी देखा होगा, अर्थवॉर्म को बोलते हैं ना फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड, नेचुरली एग्जिस्ट करता है वो, है ना। तो यहाँ पे भी ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा था बट उसको खोजा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये बैक्टीरिया ऐसा खोजा गया, फिर डेवलप किया गया फर्दर उस चीज़ को। तो यहाँ पे इसे लिख लीजिए जो अंडरलाइन पार्ट है। चलिए बच्चों, आई होप लिख लिया होगा अभी तक आप सभी ने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बारे में और है कि ये जो पूरी शोध है, जो पूरा रिसर्च है, किस जर्नल में पब्लिश हुआ। तो जर्नल का नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी सीडीएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करने लग गया है, एनडीए में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, एफकेट में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी पता होना चाहिए उस न्यूज़ से संबंधित, कि भैया क्या कौन सा जर्नल है जहाँ पे पब्लिश हुआ, है ना। तो ये रिसर्च पब्लिश हुआ था इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन वाले जर्नल में। इतना सा है लिखने का, लिख लीजिए। ये वो दोनों बैक्टीरिया के टाइप्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स के द्वारा, स्यूडोमोनास और एसिनेटोबैक्टर। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के नाम भी लिख लीजिएगा,
स्यूडोमोनास और एसिनेटोबैक्टर। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों अगली न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ भी एक आईआईटी से ही आ रही है। ये न्यूज़ है एग्रीकल्चर और फार्मिंग के संबंध में। तो भैया ये जो आईआईटी मद्रास है, इन्होंने हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ और बचे हुए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो एग्रीकल्चर फार्मिंग की बेनिफिट के लिए काम करते हैं, उनके साथ मिलकर एक एग्रीमेंट यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया एक प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट का नाम था विस्तार। ठीक है, विस्तार। तो ये जो विस्तार प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, रिसोर्स एक्सेस बढ़ाएगा। अब रिसोर्स एक्सेस क्या होता है, ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो विस्तार जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का मेन काम है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं जो किसानों तक पहुंच नहीं पाते, उनको उन तक पहुंचाना ज़रूरी है। अब आज भी बहुत किसान ऐसे हैं, आप खुद भी जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ, बहुत किसान ऐसे हैं जो आज भी ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक ही अपना रहे हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक मतलब जो सदियों से जिस प्रकार से खेती कर रहे हैं उसी प्रकार से खेती चले आ रही है। उन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता है क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि अगर वो दूसरी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो सेम ज़मीन के टुकड़े पर ज़्यादा जो है खेती हो पाएगी, ज़्यादा क्रॉप्स उगेंगे सेम ज़मीन के टुकड़े पर, बस रिसोर्सेज बढ़ा लेने से। तो यहाँ पे उनको ये इन्फॉर्मेशन देना भी सरकार का काम है। तो आईआईटी मद्रास ने ये इनिशिएटिव लिया है विस्तार प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिसका फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्स। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने किया है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में, ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, जितना अंडरलाइन किया है मैंने लिख लीजिए। लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। करंट अफेयर्स की एक सुंदरता ये होती है कि ये हर एग्ज़ाम में काम आ जाता है ना। तो मतलब करंट अफेयर्स जो है सेम करंट अफेयर्स सेम न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ तो वही है। आप यूपीएससी का पढ़ेंगे तो भी आप यही पढ़ेंगे, आप बैंकिंग के लिए पढ़ेंगे तो भी आप यही पढ़ेंगे, आप डिफेंस के लिए पढ़ेंगे तो भी आप करंट अफेयर्स में यही पढ़ेंगे। बस ये है कि डिफेंस का होता है तो डिफेंस न्यूज़ ज़्यादा रखते हैं, बैंकिंग का होता है तो बैंकिंग न्यूज़ ज़्यादा रखते हैं, इकोनॉमिक्स के संबंध में ज़्यादा रखते हैं, है ना। बाकी न्यूज़ तो वही सेम रहती है हर जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखना नहीं है, बस समझ लेना कि ये जो विस्तार प्रोजेक्ट है ये डेफिनेटली एग्रीकल्चर बेनिफिट देगा, साथ ही डिजिटलाइजेशन को बढ़ाएगा। डिजिटलाइजेशन की मदद से फार्मर्स तक ज़्यादा रिसोर्स की डिटेल्स और नॉलेज पहुंच पाएंगी, जिससे फार्मर्स का फ़ायदा होगा। इसमें से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस समझने का था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला ये है डीपीआईआईटी के बारे में। डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये डीपीआईआईटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है बेसिकली, है ना। तो अब बहुत बार ऐसा देखा गया कि जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, इनके पास आइडिया बहुत अच्छा होता है। इनके पास पूरा ट्रेल बना होता है कि किस प्रकार से क्या काम करेंगे, कैसे लोगों को आउटरीच करेंगे, कैसे उन्हें कन्विंस करेंगे, कैसे बिजनेस पूरा कैसा रहेगा। लेकिन उनके पास ये सब करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं रहती, पैसा नहीं रहता, क्योंकि हर कोई नहीं जनरेशनल वेल्थ से आ रहा है। बहुत सारे लोग जो है नीचे से उठ रहे हैं, अपने दिमाग और पोटेंशियल और मेहनत के बेसिस पे काम करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। तो अब ऐसे में ऐसे लोगों के पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, लेकिन उनके पास पोटेंशियल है, उनके पास आइडिया है और उनके पास मेहनत करने की कैपेसिटी है। ऐसे लोग जिनका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है पर उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, उनके लिए डीपीआईआईटी स्ट्राइड वेंचर्स के साथ क्या कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, ताकि जितने भी स्टार्टअप्स हैं, है ना, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस वो प्रोवाइड कर सके अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो डीपीआईआईटी ने पार्टनरशिप करी है स्ट्राइड वेंचर्स के साथ, ताकि उन्हें वो
अपने पोटेंशियल तक ले जा सके फंड करके, ठीक है, पैसे देके। चलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है बच्चों, लिख लीजिए। लिख लेंगे तो मुझे बताना बच्चों। चलिए लिख लिया सभी ने? लिख लीजिए, आई एम गिविंग यू टाइम। डन? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ भी बस समझना है कि पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन क्यों रखी गई। तो ये इसलिए रखी गई ताकि स्टार्टअप जिनमें पोटेंशियल है उन्हें एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए पैसों का, बिकॉज फॉर एनी बिजनेस मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। चलो इसमें से कुछ नहीं लिखना है, आगे चलते हैं बच्चों। ये भी कुछ नहीं लिखना है, बस समझना है, क्योंकि मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी तो पूछ सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन है कॉमर्स और इंडस्ट्री के। तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, है ना। इसको भी मत लिखो, बस समझ लो, ठीक है। चलो अगली न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, अगली न्यूज़ बच्चों हमारी स्पेडेक्स को लेकर है ना। अब स्पेडेक्स क्या है? स्पेडेक्स हमारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट था जो इसरो ने किया था, भारत का पहला, है ना। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि डॉकिंग क्या होती है। तो डॉकिंग मतलब जब दो अलग अलग सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजते हैं सेम ऑर्बिट में जॉइन होने के लिए, उसे डॉकिंग कहा जाता है ना। तो इसरो ने भारत का पहला डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली करवाया जनवरी के महीने में, ठीक है। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, ऑर्बिट जो है थोड़े इधर उधर हो रहे थे, लेकिन फिर जब ऑर्बिट यूनाइट हुआ फाइनली 2-3 दिन बाद, तो फिर वो साथ में हो गए। तो यहाँ पे जो स्पेडेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है। इसका लॉन्च व्हीकल भी इंपॉर्टेंट है, इसकी दोनों सैटेलाइट के नाम इंपॉर्टेंट है, उनके वजन इंपॉर्टेंट है, तो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पेडेक्स का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहला इंडस्ट्री डेवलप्ड सैटेलाइट स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। इसी के साथ किसने किया? ये इसरो ने किया, है ना। ठीक है, चलिए पहले ये इतना सा लिख लीजिए, फिर मैं और एक्सप्लेन करती हूँ आगे। जो अंडरलाइन किया है वो एक्सप्लेन कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। चलिए, डिफेंस एग्जामिनेशन में शेयर मार्केट की न्यूज़ नहीं पूछते हैं, बिल्कुल नहीं पूछते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब यहाँ पे हम सैटेलाइट्स के फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले दो सैटेलाइट हैं, एक का नाम है चेज़र। चेज़र मतलब जो पीछा करेगा, जो पीछे से यूनाइट होगा, और एक का नाम है टारगेट, जो आगे रहेगी सैटेलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर दो सैटेलाइट्स जो हैं, एक का नाम था चेज़र,
SDX-01, एक का नाम था टारगेट SDX-02। इसी के साथ दोनों सैटेलाइट का वजन था 220 किलो, ठीक है, दोनों का। ज़रूरी है सेम वज़न रखना, है ना, इक्विलिब्रियम नहीं तो कैसे अटेंड होगा। इसी के साथ लॉन्च व्हीकल PSLV C60, लॉन्च व्हीकल बच्चों सवाल आते हैं इस बार भी। अगर आप CDS का प्रीवियस ईयर या इस साल का भी उठा लोगे तो लॉन्च व्हीकल पूछा गया था मैच द कॉलम में, है ना। हर एक मिशन के लॉन्च व्हीकल, मैं बोल बोल के थक गई, लॉन्च व्हीकल याद करो, ठीक है, लॉन्च व्हीकल पूछते हैं, है ना, नया ट्रेंड है ये, साइंस एंड टेक से लॉन्च व्हीकल तो आता ही आता है। चलो, साथ में इसमें एक प्राइवेट फर्म शामिल थी जिसका नाम है अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड, है ना, ये भी याद रखेंगे। चलिए, अंडरलाइन कर दिया है मैंने, लिख लीजिए। चलिए बच्चों, लिख लिया सभी ने? अब आगे चलते हैं, इसरो के बारे में और पता करते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी बच्चों 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। इसरो वॉज फाउंडेड और स्टैब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1969। इसी के साथ इसरो के हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु, कर्नाटका। ये तो लिख लो दोनों, राइट दीज बोथ डाउन। इसी के साथ एक थर्ड पॉइंट है जो मैं लिखवा रही हूँ। इसरो के अभी हेड कौन है? वी नारायणन, तो ये भी लिख लेना। इसरो को अभी लीड कौन कर रहे हैं? वी नारायणन कर रहे हैं। चलिए, लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा बच्चों, सो दैट वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। डन। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है बच्चों पिक्सेल के संबंध में। पिक्सेल एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजीज में डील करती है, ठीक है, बेंगलुरु में स्थित। तो पिक्सेल क्या है? इट इज़ एन इंडियन कंपनी विच डील्स एंड ड्वेल्स इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो पिक्सेल है, इसने साउथ कोरिया की एक कंपनी SIIS से एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट था हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पिक्सेल पार्टनर्स विद SIIS टू लॉन्च हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट डेटा इन कोरिया। अब यहाँ पे हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट का करेगा क्या? ठीक है, तो बेसिकली बच्चों क्योंकि स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हैं, तो इनको अलग अलग इमेजिंग चाहिए होती है, स्पेस की, स्टार्स की, गैलेक्सीज की, ऑर्बिटल्स की, प्लैनेट्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनका क्योंकि स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है तो डेफिनेटली दे वांट द डेटा, डेटा के बिना तो कुछ होगा नहीं। और डेटा कहाँ से आएगा? सैटेलाइट से आएगा। तो ऐसी हाइपर स्पेक्ट्रल हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट्स इनने जो डील में एग्रीमेंट में बुलवाई हैं, जो इमेजिंग करेंगी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजोल्यूशन में, जिससे ये डेटा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी कंपनी ने कोरिया की SIIS से डील करी थी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डेटा के लिए, तो उसका नाम है पिक्सेल। और ये कोरिया साउथ कोरिया है बच्चों, है ना, नॉट नॉर्थ कोरिया।
ठीक है। तो यहाँ पे पिक्सेल ने कोरिया में हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डेटा लॉन्च करने के लिए SIIS के साथ साझेदारी की। ठीक है, इतना सा पहला लाइन ही लिखना है, लिख लीजिए। लेक्चर के बाद PDF अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों को। चलिए बच्चों जल्दी से लिखिए। डन। अब इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे हम। तो ये जो MOU है, ये सैटेलाइट यूटिलाइजेशन कॉन्फ्रेंस जो कि सियोल में हुई थी ना, वहाँ हुआ था। तो सैटेलाइट यूटिलाइजेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? सियोल में, है ना। तो ये भी पता होना चाहिए कि सियोल में उपग्रह उपयोग सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट की साइनिंग हुई थी। इसी के साथ ये जो फायरफ्लाइज कॉन्स्टलेशन है या हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स हैं, ये इसीलिए ले रहे हैं ताकि खुद की कॉन्स्टलेशन बना के, कॉन्स्टलेशन मतलब सैटेलाइट्स का समूह, बहुत सारी सैटेलाइट्स एक साथ, तो खुद की सैटेलाइट्स एक साथ ये लॉन्च कर दे स्पेस में, जिससे इसको जल्द से जल्द इमेजिंग मिलने लग जाए, है ना। तो यहाँ पे इसका लॉन्ग टर्म प्लान है सैटेलाइट्स एक्वायर करके उन्हें खुद लॉन्च करना और खुद ही उनसे फ़ोटोज़, इमेजिंग वगैरह स्पेस की एक्वायर करना और अपना खुद का डेटा इन्फॉर्मेशन बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन और लिख लीजिए, सैटेलाइट यूटिलाइजेशन कॉन्फ्रेंस जो कि सियोल में हुई थी, साउथ कोरिया की राजधानी। ठीक है, तो साउथ कोरिया कैपिटल इज सियोल, है ना। नॉर्थ कोरिया की क्या है? नॉर्थ कोरिया की क्या है बच्चों? प्योंगयांग। ठीक है, नॉर्थ कोरिया इज प्योंगयांग, साउथ कोरिया इज सियोल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल। ठीक है, PAR लिख दे रही हूँ बस, 38 डिग्री पैरेलल कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लिख लीजिए। डन बच्चों। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। पिक्सेल जो है 2019 में फाउंड हुआ था बच्चों, बेंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है और इसके फाउंडर और CEO हैं अवैस अहमद। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस इसको एक बार रीड कर लो, है ना। जस्ट रीड इट एंड गो थ्रू इट वंस। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोबडी विल आस्क यू दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ईरान ने अपना खुद का डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया हुआ स्पेस टग ऑर्बिट में भेज दिया। ईरान अभी अभी, अगर आपने ईरान को नोटिस किया होगा तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल, वेपनरीज, अभी न्यूक्लियर वाली भी न्यूज़ इतनी आ रही है ईरान की, है ना। तो न्यूक्लियर कैपेबल बनने की कोशिश कर रहा है, स्पेस में एक जो है रिसर्च ज़्यादा करके स्पेस में नाम करने की कोशिश कर रहा है। तो ईरान जो है इसने खुद का डोमेस्टिकली डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया हुआ स्पेस टग ऑर्बिट में भेजा। ठीक है, ईरान ने घरेलू तौर पर डिज़ाइन और निर्मित अंतरिक्ष स्पेस टग को कक्षा में भेजा। कक्षा मतलब ऑर्बिट, लिख लीजिए इसे। और स्पेस टग क्या होता है, तो बच्चों ये फ़ोटो लगा हुआ है यहाँ पर, आप अच्छे से देख सकते हैं, है ना। फ़ोटो से आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए लिख लीजिए, डन। आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखो, स्पेस टग वॉज लॉन्च्ड अबोर्ड अ होम ग्रोन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV। तो यहाँ तक कि जो लॉन्च व्हीकल है वो भी ईरान अब खुद का बनाने लग गया है, उसका खुद का लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अगर आपसे पूछते हैं कि ईरान ने जो अपना स्पेस टग ऑर्बिट में भेजा वो किस लॉन्च व्हीकल से भेजा, तो उसने अपने SLV से भेजा, ठीक है, उसका खुद का है, डोमेस्टिक है, उसने खुद बनाया है ना। और इसका लॉन्चर का नाम क्या था, सिमोर्ग लॉन्चर, ठीक है। और स्पेस टर्मिनल जहाँ से भेजा है तो इमाम खोमेनी स्पेस लॉन्च टर्मिनल, ठीक है। तो जब आप ये न्यूज़ लिखोगे उसके नीचे आप लिखना लॉन्च व्हीकल SLV डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब उसका खुद का बनाया हुआ, ठीक है। इसी के साथ अगर आप देखोगे कि लॉन्चर, ठीक है, तो लॉन्चर है सिमोर्ग, है ना। यहाँ लिखते जा रही हूँ मैं कि आप कैसे बनाओ। साथ ही अगर आपका स्पेस लॉन्च टर्मिनल है तो इमाम खोमैनी स्पेस लॉन्च टर्मिनल, तो यहाँ पे वो भी लिख देना। ठीक है बच्चों, इसी के नीचे तीनों चीज़ें, लॉन्च व्हीकल SLV डोमेस्टिक, लॉन्चर सिमोर्ग, इमाम खोमेनी स्पेस लॉन्च टर्मिनल। लिख लो बच्चों। डन। अच्छा, एक क्योरी आई है, अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, तो हाँ UAE ने बनाया है, नाम है बराक न्यूक्लियर रिएक्टर, बराक नाम है, ठीक है। जितने भी अरबिक देश हैं उनमें से पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बनाया है, ठीक है। अभी वो एनुअली अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और पावर जनरेशन कर रहा है, बट इससे सिर्फ 25-30% ही रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है। अभी कोशिश की जा रही है कि इसको एक्सपांड करके पूरी एनर्जी मीटिंग कैपेसिटी इसी से हो, ठीक है, UAE की। लिख लिया, चलो। इसी के साथ बच्चों ईरान के बारे में, ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम है मसूद पेजेश्कियन, ठीक है। पिछले साल ही जो है एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके बाद फिर नया चुनाव हुआ, उसमें मसूद पेजेश्कियन साहब प्रेसिडेंट बने। ईरान का कैपिटल इम्पोर्टेंट है तेहरान, करेंसी तो ठीक है ना, पढ़ लेना बस एक बार, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो मैंने टिक लगाई है ये भी लिख लो, अगर नहीं पता है तो, पता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू रिमेंबर इट देन यू डोंट हैव टू राइट, बट अगर पहली बार पढ़ा है तो इसे लिख लो ताकि याद रहे, है ना। चलिए, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ऑफ साइंस एंड टेक हैज़ कम टू एन एंड। साइंस एंड टेक का पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसे लिख लेना बच्चों, नोट्स बनाना, बिना नोट्स के अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई करंट अफेयर्स में, हैंड रिटन नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।